शो में। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस गफलत, नाअहली, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल बेनकाब। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस नाकिस हिकमत अमली, बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल कायम। नैब इंक्वायरी में खुद को मुर्दा करार देकर सजा से बच निकलने वाला शख्स, रैब का सरबराह तैनात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से आपको जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जो एनुअल स्टेटमेंट्स हैं, जो फ्यूचर आउटलुक होता है, जो आगे डायरेक्टर्स देते हैं कि विजन क्या है कंपनी का, तो आज उस प्रोग्राम में आज जिससे पहले हम नैब के नोटिस आपको दिखा चुके हैं, इंक्वायरीज दिखा चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन दिखा चुके हैं, हम उसकी अहमियत का अंदाजा लगाते हैं इस प्रोग्राम में। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का फ्यूचर आउटलुक से प्रोग्राम का आगाज करते हुए कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके एसेट्स की तादाद बताई जाती है कि दैट इज जो सेनेट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं कि उसमें इट इज अराउंड 800 बिलियन रुपीस, 800 अरब रुपए, और इसका जो टोटल एनुअल प्रॉफिट्स होते हैं वो 100 अरब रुपए से ज्यादा के होते हैं। ये तो सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अगर सिर्फ फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो इस साल के, जैसे उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में जो उनकी एनुअल स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो प्राइम मिनिस्टर का नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसमें तकरीबन 31 लाख फैमिलीज जो हैं, जो टोटल टारगेट किया जाएगा जिनको, ये उसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक किरदार होगा, एक कलीदी किरदार होगा। यहां पर जो हेल्थ केयर सर्विसेज 3 लाख रुपए तक की जो पीएम का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स के अंदर उसका तस्करा किया हुआ है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेहत सहूलत प्रोग्राम, ये भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक प्रोग्राम है, तो उधर भी जो पहले टारगेट 1 लाख फैमिलीज का था वो बढ़कर तकरीबन 2.2 मिलियन, 22 लाख फैमिलीज तक पहुंचेगा, और इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा जो कौमी इदारा है स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन को, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को। तो ये इसकी अहमियत है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का हेल्थ इनिशिएटिव या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेल्थ इनिशिएटिव जिस इदारे को आने, जिसके हाथ में, जिसकी बागडोर, जिसको जो इस मामले को आगे लेके बढ़ेगा वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होगी। लेकिन ये बताने के बाद कि 800 अरब रुपए के एसेट्स और इतने लहीम शहीम बड़े प्रोग्राम्स जिसको स्टेट लाइफ आगे फोर्सी करता है, जो उसको आगे अपने प्लान में रखने हैं, हम आपको ये बताते हैं कि हमने जो तहकीकात करी उसके मुताबिक एक नहीं, मुतवातिर जगह, कई जगह तवातुर के साथ हम देख सकते हैं कि स्टेट लाइफ के हवाले से एक इदारा नहीं, एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, कई जगह स्टेट लाइफ की मैनेजमेंट के हवाले से, इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से बार बार तस्करा किया गया, बार बार निशानदेही हुई है जी किस तरह नाकिस निजाम या नाकिस इंटरनल कंट्रोल्स या नाकिस सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म्स, और फिर करप्शन की तरफ भी हम आएंगे। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे एसईसीपी की आपको एक रिपोर्ट, जो एनुअल एसईसीपी की जो कारकर्दगी कमेटी थी ऑन सेनेट की, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की, अगर शिबली फराज साहब जिसको चेयर करते थे, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कारकर्दगी की तैयार करी, तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट में अगर हम जाएं तो वहां उसमें जैसे उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर जिक्र होता है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से पैराग्राफ नंबर 28 में कि इट हैज बीन outdated, it has a very outdated software and accounting structures dating back to the 1970s without any upgradation or modernization. This has subsequently hindered state life's growth and its ability to become a competitive insurance company. It also adversely affects customer services, transparency and accountability. ये इस वक्त जिक्र हुआ सेनेट की तरफ से अपनी रिपोर्ट के अंदर, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की तरफ से, कि इंटरनल कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ये तमाम चीजें जो है इस वक्त स्टेट लाइफ की ये नाकिस हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज जो है वो खड़े हो रहे हैं। इसी तरह से अगर वफाकी मोहतसिब की बात करें तो वहां काफी कंप्लेंट्स मौसूल हुई। वफाकी मोहतसिब को क्लेम्स के हवाले से, मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी के हवाले से जहां कंप्लेंट सुनी जाती हैं, तो वहां एक कमेटी तश्कील पाएगी और उस कमेटी ने कुछ इस वक्त सिफारिशात मुरत्तब करी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हवाले से। और वहां पर भी अगर आप देखें तो उस रिपोर्ट के अंदर भी हवाला दिया गया कि the corporation must go for advanced computerization and technology as most of the delays are due to manual processing which is time consuming.
it should put its system online so that policy holder may know his policy status. और इसमें लिखा जी कि the corporation must be equipped with all necessary information. Website should all be equipped with all the necessary information such as having facility sending applications for loan, surrender, death and maturity claims. ये कॉर्पोरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वही कॉर्पोरेशन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसके पास प्राइम मिनिस्टर का हेल्थ इनिशिएटिव आना है, जिसके पास खैबर पख्तूनख्वा का सेहत प्रोग्राम जो है उसके 22 लाख खानदानों को जिसको इस पर जो है जिसके जरिए टारगेट किया जाएगा, वहां के इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से वफाकी मौतसिब कहता है जी कि नाकिस कंट्रोल है, वहां के इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कहती है कि नाकिस है इंटरनल कंट्रोल्स। और अगर हम एसईसीपी की तरफ आए तो एक नहीं कई फैसलों में अगर आप देखें तो एक तसलसल उन फैसलों में जो एसईसीपी ने दिए हैं और वहां भी जिक्र है जी एसईसीपी की तरफ से भी उन तमाम वीक इंटरनल कंट्रोल्स का। इसमें जैसे मिसाल के तौर पे एक फैसला मैं आपके सामने रखूं 2016 का, जिसमें लिखा है जी कि आई एम ऑफ द व्यू दैट द मैनेजमेंट, जो एसईसीपी के डायरेक्टर इंश्योरेंस है उनकी तरफ से लिखा गया है कि आई एम ऑफ द व्यू दैट द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज नॉट एक्टेड इन अ विजिलेंट एंड प्रोफेशनल मैनर एंड हैव नॉट गिवन ड्यू कंसिडरेशन टू द इश्यूज हाईलाइटेड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और फिर एक और जगह फिर जिक्र होता है एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल्स का एसईसीपी की तरफ से और कहा जाता है कि दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल्स अक्रॉस ऑल इट्स सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन व्यू ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द ऑर्डिनेंस। एसईसीपी की तरफ से भी कहा जाता है कि इंटरनल कंट्रोल्स जो है जी उनका निजाम स्टेट लाइफ में बेहतर करने की जरूरत है, इससे काफी नुकसान हो रहा है। यह बात यहां रुकती नहीं है, आपको लेके चलते हैं एक ऑडिट रिपोर्ट की तरफ जो फिर एक नैपा केस ही बन जाता है। जब एक चीज हाईलाइट होती है एसईसीपी की तरफ से, वफाकी मौतसिब की तरफ से, और उसके साथ साथ हम देखते हैं जी कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स है वो भी हाईलाइट करती है, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी निशानदेही होती है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बात बताई जाती है फेक और फ्रॉडलेंट जो इस पर इनकैशमेंट्स होती हैं जो पॉलिसीज की, उसके जिक्र होता है। और वहां कहा जाता है कि ऑडिट इज ऑफ द व्यू, जो एनुअल हमारे जनरल अकाउंट्स हैं उसमें जिक्र होता है कि ऑडिट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो मैकेनिज्म इन द कॉर्पोरेशन टू स्टॉप द फेक पेमेंट्स which were going on for the last 15 years in the zonal office, easy access of unauthorized persons to the record indicated loose internal controls prevailing in the zonal office। और इससे तकरीबन 106 मिलियन रुपीस की लोगों ने फेक पॉलिसीज इनकैश करा ली इन्हीं वीक इंटरनल मैकेनिज्म की तरफ से। और इस रिपोर्ट के अंदर आगे जिक्र होता है जी कि किस तरह अनऑथराइज्ड जो लोग थे उनको एक्सेस हासिल था स्टेट लाइफ के इन मामलात का और उनके जरिए ये तमाम इनकैशमेंट्स होती रही और फिर नैब ने लोगों को गिरफ्तार भी किया, फिर आगे जाकर ये नैब का केस बना। तो तवातुर के साथ इस इदारे के ऊपर इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं इसकी इंटरनल मैकेनिज्म के ऊपर, और वो बड़े अहम इनिशिएटिव्स जिसको मिलने वाले आगे। तो क्या हुकूमत को करना चाहिए, किस तरह अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या आगे का रास्ता होना चाहिए, और स्टेट लाइफ की करप्शन जिस तरह से हम बेनकाब कर रहे हैं प्रोग्राम में मजीद कुछ आपको चीजें भी दिखाएंगे। मेरे साथ ख्वाजा नवेद साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है कराची स्टूडियोज में। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। और जनाब अम्मार जाफरी साहब साबिक एडिशनल डीजी FIA इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद है। तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अम्मार जाफरी साहब, मैं ये चीजें जो पढ़ रहा हूं इन रिपोर्ट्स में, ये वीक इनएडुकेट कंट्रोल्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, लूज जो मैनेजमेंट कंट्रोल्स, सर ये तमाम वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का तस्करा इन रिपोर्ट्स के अंदर वो वफाकी मौतसिब लिख रहा है, वो SECP लिख रहा है, वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर निशानदेही हो रही है, वो नैब निशानदेही कर रहा है स्टेट लाइफ के बारे में। ये तो बड़ा अंदर से मामला इस वक्त जिसे कहा जाए जी कि जबू हाली का शिकार है, दीमक चाट गया। क्या हो रहा है इस वक्त इस बारे में? एक जगह तो लिखा है कि इतने पुराने सॉफ्टवेयर हैं कि आप उनके पास ये सिस्टम ही नहीं, मैनुअल चल रहे हैं अभी तक वो इस वक्त। अमर जाफरी साहब। जी जनाब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे मौका दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से हमारे जो इदारे हैं वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करके या टेक्नोलॉजी का बहुत पुराना इस्तेमाल करके मुतवातिर तरीके से नुकसान पहुँचा रहे हैं मुल्क को। ये जो कुछ मामला आप बता रहे थे ये ग़ालिबन 2015 से शुरू हुए हैं, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इस वक्त कि जो 3 साल गुजरे हैं इसमें ये जितनी भी रिपोर्ट्स आपने बताई हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की या जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, मैं 2 बातें तो ले आना चाहूँगा आपको। एक तो इंश्योरेंस दुनिया का इस वक्त मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसकी MSc डॉक्टरेट लोग करते हैं इस साइंस के अंदर। लगता मुझे ऐसे है कि वो एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद नहीं हैं। दूसरी बात, आपने ऑटोमेशन की जिक्र किया, अब बात ऑटोमेशन से कहीं आगे चली गई है।
अब लोग ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी, मैं चाहूँगा सादा अल्फाज में समझाऊँ लोगों को। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक पूरा एक निज़ाम है, एक फ्रेमवर्क है, जिसके ज़रिए इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके एक एक रुपए का हिसाब सिस्टम में मौजूद होता है। अच्छा। और वो निज़ाम डिस्ट्रीब्यूटेड मौजूद होता है। ये नहीं है कि एक से ये जितनी भी हमारे यहाँ खराबियाँ हैं करप्शन की, उसकी वजह यह है एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वहाँ पे एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक आईटी के हेड होते हैं, उनके साथ ये मिल के लोग ये सारा जितने नुकसान अपने बजाय कर लेते हैं। और जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो कहते हैं जी हमारे पास बैकअप नहीं है, 10 बहाने होते हैं। 3 साल पहले ये नई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आई है, आई तो पहले भी थी लेकिन अब इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। आप यकीन करें जितनी भी हमारे मुल्क में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, मुल्क के अंदर फेयर ऑडिटिंग की कमी है, ये निज़ाम इसको पूरा कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम को लाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं इसके ऊपर। मैं हैरान ये हूँ कि इस कंपनी ने कंप्लायंस क्यों नहीं की स्टैंडर्ड्स की। इस वक्त दुनिया में एक नया निज़ाम आ रहा है इंश्योरेंस का, जिसको इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कह रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि अगर ये इस छोटे छोटे मामलात के अंदर इंश्योरेंस के निज़ाम को मजबूत या कोहेरेंट नहीं कर सकेंगे, मैं सीरियसली वरीड हूँ कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो कि यहाँ के इन्वेस्ट करेंगे वो पूछेंगे कि जी आपके यहाँ इंश्योरेंस का क्या निज़ाम है। हम अगर उनको ये रिपोर्टें दिखाएंगे तो उनका एतमाद उठ जाएगा हमारे मुल्क की इस तमाम अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से। सर मैं तो अभी वो तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स या जो भी आगे इन्वेस्टर्स आएंगे वो कहेंगे आप मुझे बताएं स्टेट लाइफ के हवाले से, ये तो आदमी अपनी जमा पूंजी रखता है, उसके अंदर जमा करके पूरी जिंदगी की सरमाया अपना जो उस वक्त जो जमा किया है, रिटायरमेंट आई स्टेट लाइफ, या फिर इंश्योरेंस लेता है, या मुस्तकबिल के हवाले से कोई प्लानिंग करता है तो इंश्योरेंस लेता है। सर ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बताती हैं, यहाँ पे तो सिस्टम ऑनलाइन तक नहीं है वेबसाइट पे। अब ये इस रिपोर्ट में लिखा है जी कि द कॉर्पोरेशन मस्ट गो फॉर एडवांस कंप्यूटराइजेशन। यहाँ पे मैनुअल सिस्टम की बात हो रही है अभी तक, वो कह रहे हैं ऑटोमेट करने की जरूरत है। तो ये क्या एतमाद रह जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जिसको प्राइम मिनिस्टर का हेल्थ इनिशिएटिव आगे लेके जाना है, पता नहीं कितने मिलियन लोगों के अंदर, फिर खैर पख्तूनख्वा के अंदर 22 लाख फैमिलीज को टारगेट करना है। क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह करेगी स्टेट लाइफ? मैं समझता हूं तमाम इदारों की इंक्वायरी होनी चाहिए जिनके जिम्मे मैंडेट था। एक इदारा यह कायम हुआ था इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डायरेक्टरेट का, उसमें अरबों रुपए लगाया गया। यकीन जाने ये वो मौका आ गया है हमारी कौम के लिए। अगर आज हमने तमाम तहकीकात को किसी निजाम तक नहीं पहुंचाया और अगर एक दफा ये लोग बच गए इस दफा, तो यकीन करें आइंदा हिम्मत नहीं होगी किसी को। मैं ये समझता हूं कि जो आप बात फरमा रहे हैं ये बड़े पुराने केसेस हैं, इनकी निशानदेही भी की गई है, सेनेट की कमेटी के लेवल के ऊपर बात हुई है इसके ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट्स है, पैराज बने हुए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीजें गई हैं। 2 तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये तमाम मामला जो है किसी लॉजिकल एंड तक क्यों नहीं पहुंचे। नेचुरली उसके अंदर इदारे ने ताउन नहीं किया होगा। उसके अलावा आज चले माजी को छोड़ दें, आज फौरी तौर के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए इसके मैनुअल सिस्टम को ऑटोमेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यकीन करें ये काम आराम से कोई कंपनी कर सकती है और गवर्नमेंट के वो इदारे मौजूद ये काम कर सकते हैं। मुझे कभी कभी लगता है ये है कि गवर्नमेंट के वो इदारे जो इस तरह के काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि उन इदारों के अंदर प्रोफेशनल्स नहीं बैठे हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो मुझे गैप फील होता है हमारे मुल्क में बैड गवर्नेंस के अंदर, वो टेक्नोलॉजी का है। और उस जब तक गैप को आप फिल नहीं करेंगे, आप देखिए एक और चीज़ आ रही है, जितने भी SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे इदारों को मजबूत किया जाए। उसमें स्पेसिफिकली इंश्योरेंस का जिक्र है उसके अंदर। अगर किसी प्रोग्राम में आप SDGs में बात करेंगे, मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा, आज में मौका नहीं है। उसमें कहा गया है कि मुझे बताएं अगर एक इदारे के 100 अरब से ज्यादा मुनाफे हैं, उसको ऑटोमेट करने के लिए कितने पैसे भी दरकार है? 800 अरब के एसेट्स हैं, 100 अरब से ज्यादा के मुनाफे हैं, वो कमाता है एनुअली। वो पैसों की कमी तो नहीं है, इसका मतलब अगर 100 अरब रुपए एनुअल प्रॉफिट्स बता रहे खाली, ये रीजन क्या ये सब नहीं हो रहा जी? ये बिल्कुल बदनीयती। देखिए आप यकीन कर लें, हमने कई ट्रेन मिस कर दी हैं इस मुल्क के अंदर। अगर ये जो अब नई ट्रेन आ रही है टेक्नोलॉजी की, अगर इसको हमने मिस किया, आपके प्रोग्राम के जरिए बताना चाहूंगा 3 चीजें आ रही हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज है जिसके जरिए इंसान के इंटरवेंशन के बगैर
एक ऐसा निज़ाम मौजूद होगा सिस्टम के अंदर कि वो खुद अलर्ट को सेंस करेगा और वो खुद सीनियर्स को बताएगा, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फायदा ये आ रहा है पूरी दुनिया में, उस वक्त पूरी डेवलपिंग कंट्रीज इसका फायदा उठा रही हैं। मुझे पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस नजर नहीं आती है। आज तक जितने हमने नुकसान उठाए हैं वो अपने सिस्टम में खराबियों को नुकसान उठाए हैं। आपने सिस्टम की बात की है सर, हम स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको बताते चले कि ये नाकिस टेक्नोलॉजी की तो बात है ही, लेकिन नाकिस जिसे कहा जाए जी कि अशखास आके अगर इस इदारे को रन करना शुरू हो जाए, जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं जी कि इट रॉट्स फ्रॉम द हेड, फ्रॉम द टॉप, तो मैं आपको वो मिसाल भी सामने रख देता हूं, क्योंकि ये जिक्र भी इस वक्त इन रिपोर्ट्स में है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पे वफाकी मोहतसिब कहते हैं कि द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड द चेयरमैन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट इज देयरफॉर रिकमेंडेड दैट सच अपॉइंटमेंट्स मेड बी एज पर SECP क्राइटेरिया एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात वफाकी मोहतसिब की रिपोर्ट में आती है। तो इसी तरह से ये आगे जिक्र आता है सेनेट की तरफ से भी कमेटी की मीटिंग में, जिसमें सेनेट की कमेटी में कहा जाता है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्टेट लाइफ इज वेग and unclear. The terms of reference and the prerequisites for appointment to the board have been kept secret from the committee despite repeated inquiries. In addition to this, the size of the board of state life, which comprises only 3 members, is insufficient. ये भी आगे जिक्र आता है जी कि स्टेट लाइफ हैज बीन प्लेग्ड विद सेवरल ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज। द फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द चेयरमैन स्टेट लाइफ हैज डिनाइड द इंस्टीट्यूशन द कंटिन्यूटी एंड कोहेरेंस ऑफ पॉलिसीज। तो ये भाई साहब जिक्र जो है इस वक्त सेनेट भी कर रही है, वफाकी मोहतसिब भी कर रहा है कि एक इदारे के अंदर किस तरह अपॉइंटमेंट होती है, सेनेट को नहीं बताया जा रहा कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मसला भी है जो हर जगह है पाकिस्तान में और भरपूर तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है मुल्क की मैशत को। सर ये सारी मेलाफाइडीज होती हैं और ये जानबूझ के इस तरह के काम किए जाते हैं। देखें जब मैनुअल होगा तो क्राइम को डिटेक्ट करने में, चीटिंग को डिटेक्ट करने में बड़ा टाइम लगेगा, और अगर आप इसको बिल्कुल कंप्यूटराइज कर देंगे तो 1 सेकंड में जो है आप, मैं गया था बाहर मुल्क में तो मैंने क्रूज लिया था, उन्होंने हमें कार्ड एक दिया इतना सा छोटा, बस वो कार्ड को वो यूं लगाते थे, उसमें मेरी फोटो भी आ जाती थी, पासपोर्ट नंबर आ जाता था, कमरे का नंबर आ जाता था, मैंने कितने पैसे जमा कराए हैं, कितना बैलेंस है, हर चीज़ 1 मिनट में आ जाती थी। तो सिर्फ इतना सा कार्ड दिया था। अब अगर ये क्या था, ये टेक्नोलॉजी है। अब अगर ये चीज़ यहाँ दे दी जाए, आज आप देखें कोई आदमी सुबह चला जाए ये इंश्योरेंस के दफ्तर में कि मेरी पॉलिसी का नंबर ये है और मैंने ज़रा अपनी फाइल चेक करनी है कि मेरी कितनी किस्तें बाकी हैं, मेरे ख्याल में उसकी बकाया उम्र गुजर जाएगी फाइल ढूंढने में। एग्जैक्टली या वो उधर इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में सीढ़ियों में मर जाएगा। सही है उसको वो मिलेगी नहीं। तो अब होना क्या चाहिए ख्वाजा साहब, आप ये देख रहे हैं कि सारे इदारे लिख रहे हैं, फाइन्स हो रहे हैं, SECP फाइन कर रहा है कि पैसा इनके पास बेतहा है जी। किसी बाहर मुल्क की, अपने मुल्क में भी अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी के लोग आ गए हैं, उनको ठेका दें, टेंडर कॉल करें अकॉर्डिंग टू लॉ और बोले कि हमें सारा आप करके दें कंप्यूटराइज। देखे ना आखिर अभी नैब क्या करे स्टेट लाइफ, आपको क्या लगता है नैब स्टेट लाइफ क्या गिरफ्तार करें इन लोगों को, पकड़े, जैसे सब जगह एहतसाब हो रहा है कि भाई आप अरबों रुपए लेके बैठे हैं, आप अरबों रुपए लोगों के ले रहे हैं, आपके पास सिस्टम नहीं है, आप लगा भी नहीं रहे सिस्टम, सेनेट आपको कह रहा है, SECP आपको कह रहा है, मोहतसिब आपको कह रहा है, आप पे असर ही नहीं हो रहा किसी चीज का। देखिए नैब में क्या है, वेरी क्लियर, ओमिशन एंड कमीशन दोनों ऑफेंस है। यानी कमीशन तो ये है कि आप जो जुर्म कर रहे हैं, और ओमिशन ये है कि जो आपकी ड्यूटी है आप नहीं कर रहे। तो इनकी ड्यूटी है इसको कंप्यूटराइज कराना, इसको अप टू डेट रखना, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना और सारा करना। तो अगर ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि दे आर लैकिंग बिहाइंड और कोई इसमें मेलाफाइडीज है। सही। और किसी बात को छुपा रहे हैं। सही, ठीक है ना। ठीक है। अब जो नैब की प्रेस रिलीज में लिखा गया था और इसमें स्पेसिफिकली नाकिस हिकमत अमली, गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल, और ये कहा गया था जी कि जो एग्जैक्ट, अगर मैं ये जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है पढ़ूं उस प्रेस रिलीज में से जो आई थी जनवरी 2018 में, कि तवातुर के साथ चेयरमैन स्टेट लाइफ क्यों बिलाजवाज तब्दील हो रहे हैं, इसकी वजूहात से भी आगाह किया जाए ताकि जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक इंसाफ के कठेरे में खड़ा किया जाए और उनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जा सके। ये चेयरमैन नैब की प्रेस रिलीज है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये कठेरे में लाना था जनवरी 18 के अंदर, और अभी तक हम खड़े हुए यहाँ पे, और अब तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स इनके पास आ रहे हैं। अब तो प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव और खैबर पख्तूनख्वा सेहत कार्ड, कब कठेरे में लाएंगे? चेयरमैन फिर तब्दील होगा, नया चेयरमैन अब कोई आ गया। अजहर साहब
अजब करप्शन की गजब कहानी। अगेन क्रेडिट टू योर टीम। हम तो सियासतदानों की तरफ लगे हुए थे कि वहां करप्शन के, लेकिन आपकी टीम को बेनकाब ने बहुत बड़ा एक इशू उठाया है, और ये भी पब्लिक इशू इस हवाले से कि मनी इज पब्लिक। आम आदमी स्टेट लाइफ का नाम देख के कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम कर रही है, उस पर एतमाद करके अपना पैसा रखवाता है, मगर उस पैसे के साथ क्या कुछ हो रहा है आप देख लें। जालसाजी से कितने क्लेम ले लिए गए, और उसके अलावा एक और इशू भी है कि एक बिल्डिंग भी गालबन इनकी बहुत पुरानी बननी थी, वो नहीं बन सकी। इससे पहले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस आपने देख लिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया, तो तब किसी तरफ हालात चले। जो इशू समझने वाला है कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल बेस्ड है कि आप पसंद और नापसंद की मर्जी, बादशाह सलामत की तर्ज पर आते हैं, ये बांटते हैं नौकरियां, ये सहूलतें बांटते हैं कि जाएं जाकर अय्याशी करें, दफ्तर में बैठना है ना बैठें, आप गाड़ियां लें, मेहमानों को नवाजें, बड़े बड़े घर ले लें। अभी तो जिस दिन आपने ये इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस खोले तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। यानी जहां जब तक आप वफाकी हुकूमत, या ये चूंकि वफाकी सब्जेक्ट है, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के हवाले से इन सारे मामला को किसी जगह, यानी नैब के जिम्मे इतनी बड़ी टास्क आप दे रहे हैं, और नैब को आपने ना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी है, ना उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना दे रहे हैं, और आगे सुन रहे हैं को कोई तरामीम ऐसी ला रहे हैं, शायद पर काटने की बातें हो रही हैं। यहां जब तक आप, मिसाल के तौर पर वजीर आजम साहब को उन्होंने अच्छा काम किया है, शहजाद अकबर को उन्होंने एडवाइजर रखा है, लेकिन यहां उन्हें हर सूबे की, यानी वफाकी सतह पर भी हो, लेकिन हर सूबे पे इस तरह के उन्हें एडवाइजर अपने लगाने पड़ेंगे जो इस सारे मैटर को, यानी यहां आप भूल जाएं कि आपका कोई सरकारी इदारा आपको इंफॉर्मेशन देगा, जो कि बराह रास्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व है, वो इसको मॉनिटर कर रहा है, उसके मॉनिटरी बेनिफिट हैं। यानी यहां पर वो लोग जो करप्ट हमारे ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, वो सारे लोग क्यों जाएंगे? वो क्यों जाएंगे? ये दरवाजे बंद हो, इन दरवाजों से कल उन्होंने भी खाना है, सियासतदानों ने भी खाना है। तो ये तो आप लोगों की हिम्मत है कि आप ये सारे मामले उठाकर सामने लेके आते हैं। इससे दूसरा इशू जो बड़ा है, ये तो पुरानी बात हो गई ना, MIS सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हम इसलिए नहीं लगाएंगे कि सारा डाटा सामने आ जाएगा, हर एक की कारकर्दगी सामने आ जाएगी, अकाउंट सामने आ जाएंगे। आर्टिकल 19 से बना तो दिया, फ्रीडम टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 वफाकी सतह कर सूबाई सतह तक बना दे दिए, लेकिन वो कागज की रद्दी की टोकरियों में है। मैं तो हर रोज मेरे दफ्तर से 2-3 खत जाते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन दे, कोई नहीं मिलती है। वजह है कि आपने जानबूझकर ऐसा एक निजाम बनाया हुआ है कि एक्सेस ना हो। जिस दिन अवाम तक एक्सेस हो गई, अवाम को पता चल गया, यानी यहां आप खुद समझ लें कि क्यों करेंगे आप क्यों ऐसा डाटा देंगे, क्यों रिकॉर्ड अकाउंट सारे के सामने आएंगे? वो तो फौरन पकड़ी जाएगी करप्शन। ये तो 15-15, 20-20 साल, 8 साल, 10 साल, वो जो गालबन वो जो बिल्डिंग वाला केस है, उनका कोई 20 साल पुराना केस है, वो किसी को पता ही कोई नहीं है, फाइलों के अंदर दब के रह गया है। वजह सही बात है। लेकिन ऐसा सब मैं बताए आपको बताऊं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। यानी अगर ऑडिट पैरा के अंदर पकड़ा गया कि फ्रॉडुलेंट पेमेंट अगेंस्ट फेक पॉलिसीज 106 मिलियन रुपीज, बाकी लोगों ने तो हाईलाइट किया ना जी, वीक इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है और ये सब नहीं है, SCCP ने हाईलाइट किया, मौसम ने हाईलाइट किया, ऑडिट ने तो पकड़ लिया 106 मिलियन का फ्रॉड, फिर नैब ने कार्रवाई करी, बंदे गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये 106 मिलियन नहीं, अजहर साहब, जैसे हम बात करते हैं ना, जब सियासतदानों के हम मनी ट्रेल लेके बैठे होते हैं कि एसेट्स इतने होंगे, तो आप कहते हैं पीनट्स हैं ये। तो आई ऑल्सो थिंक ये पीनट्स 106 मिलियन, ये अगर सही एहतसाब हो और सही तरह से ऑडिट हो इस इदारे का, स्टेट लाइफ का, तो अजहर साहब ये बड़ा लंबा चौड़ा अमाउंट है। इसका मतलब ये देखिए आप सिर्फ 2 काम कर लें, इमरान खान साहब एक काम कर लें, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से गुजारिश करूंगा, चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करूंगा, इसमें आज खुद नोटिस लें, इनका फोरेंसिक ऑडिट हो जाए ना, चले ज्यादा नहीं 10 सालों का। ये तो सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाता है हमारे चीफ जस्टिस साहब को, उन्होंने PMDC, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल, एजुकेशन सेक्टर, कहां नहीं, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से अपने तय कहीं ना कहीं तो नजर आए ना, कोई फोरेंसिक ऑडिट ही शुरू करा दें। यानी इसी को ले लें, स्टेट लाइफ को ले लें, 10 साल का फोरेंसिक ऑडिट करवा लें आप, एक एक चीज आपके सामने आ जाएगी। और यह जब करप्शन की लाखों की नहीं, मिलियंस की नहीं,
खरबों रुपए की कहानियां हैं। और ये जब मैं एक ब्रेक की मामला शुरू हो गया ना, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। आपने कहा जी कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए 10 साल का, बिलियंस के प्रॉफिट्स हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। आज हम बेनकाब करेंगे एक कौमी इदारा जिसके ऊपर बड़ी अहम तरीन और हसास जिम्मेदारियां इसके ऊपर हैं, बड़े बड़े इंश्योरेंस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट कर रहा है, वहां अंदरूनी खाना क्या चल रहा है इस पर आपको रिपोर्ट्स के जरिए, फैक्ट्स के जरिए बता रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक दोबारा ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ रहिए। 20 जनवरी 2000। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने आज हाईलाइट कर रहे हैं अहम तरीन मामला। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंटिटी। आप देखें तो 100 अरब रुपए से ज्यादा के मुनाफे साल के और 800 अरब रुपए के एसेट्स असासाजात। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स कितने वीक हैं, इसकी निशानदेही एसईसीपी, उसके अलावा नैब और ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर और मुत्तादिद बार जो कंप्लेंट्स मौसूल हुई वफाकी मोहतसब को, वहां निशानदेही हो रही है बार बार। और ये बात आपको बताएं कि ना सिर्फ ये बात कि इंटरनल कंट्रोल्स, ना सिर्फ बात एचआर की जो हमने करी है, फिर उसके बाद हमने आपको ऑडिट पैरास दिखाए हैं, हम आपको बताएं कि बैड इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से भी एक बार नहीं कई बार स्टेट लाइफ के हवाले से ऐसे मामला सामने आए। 1995 के अंदर चकवाल सीमेंट के हवाले से कहा कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी 20 करोड़ रुपए की, जिस पर इनको रिटर्न मिलना था 16% जो नहीं मिला, बैड इन्वेस्टमेंट थी। इसके अलावा तकरीबन कुछ ही साल बाद एक और इन्वेस्टमेंट जिसमें कहा गया जी कि पाकिस्तान इमर्जिंग वेंचर स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी और शॉन रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, जिसको बैड इन्वेस्टमेंट करार दिया गया। साल 2011 के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो नेशनल असेंबली की होती है, उसकी स्पेशल कमेटी ने 30 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का सवाल मांगा स्टेट लाइफ से कि आखिर आपने वो इन्वेस्टमेंट, बैड इन्वेस्टमेंट किधर करी है। तो वो बैड इन्वेस्टमेंट के मामला भी सामने आए। और फिर अगर 2017 की बात करें तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बात की निशानदेही करी कि स्टेट लाइफ जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिक्वायर्स अ थॉरो रिव्यू एंड इट्स ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट नीड्स टू बी ब्रॉट in line with international standards. This can be gauged by the fact that the property portfolio and acquisitions of State Life have stagnated and it has not purchased any new properties in 1995. In addition, the existing properties owned by State Life have not been maintained properly, resulting in loss of millions of rupees in lost rental income and profit. शहजाद भट्टी साहब, साबिक डीजी नैब भी मेरे साथ मौजूद है। सर, ये बैड इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 2-3 केसेस गए, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी भी उठा रहा है, ये भी एक परफेक्ट नैब केस नहीं है भट्टी साहब? लोगों का पैसा इनके पास है और वो बैड इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है, रिटर्न्स नहीं आ रहे उसके ऊपर, तो शहजाद भट्टी साहब। बात तो ये है कि ये एक ऐसी एंटरप्राइज है जो कि अरबों का मुनाफा इस मुल्क को दे सकती है, दे तो रही है, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम दे रही है जी। सबसे बड़ी बात इसके 2-3 एलिमेंट है। पहली तो बात है कि नाअहलियत है, मिसअप्रोप्रिएशन है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये जो इसके चेयरमैन बड़े कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। देखिए, बात यह है कि हर एंटरप्राइज जो है, हर इदारे के ऊपर डीएमजी के आदमी को हम ला के बिठा देते हैं और फिर होता यह है कि उसको पॉलिटिसाइज करते हैं। पॉलिटिसाइज इस तरह होता है कि जहां पैसा होता है वहां हमारे ये जो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट होते हैं पैसों की तरफ, उनको पोस्ट किया जाता है और फिर दूसरा शख्स उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है कि किसी तरह इसको हटा के मैं जल्दी पहुंच जाऊं। तो उसलिए कंटिन्यूटी नहीं आती एक चेयरमैन की अपनी पॉलिसीज के अंदर, और वो बड़ी जल्दी, बाज़ का तो ऐसा देखा गया कि साल में 2-2, 3-3 चेयरमैन जो है वो चेंज कर दिए गए। अब एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये देखिए, इस तरह के स्कैम नैब ने पहले भी बहुत ज्यादा पकड़े थे, जिसके अंदर फेक टीचर जो थे वो था, या इसी तरह मनी ऑर्डर स्कैम, बहुत बड़े स्कैम थे जिसके अंदर ये, इसके अंदर देखा ये गया कि कनामस पूरे इदारे के ही नहीं होती बल्कि बहुत सारे इदारों के मिलके भी काम कर रहे होते हैं। अब ये जो अदारा है, इसके अंदर जो फेक क्लेम लोग लेते हैं, ये डेफिनेटली नीचे से लेकर ऊपर तक सब, और क्योंकि ये अदारा पैसे का है जिसके अंदर रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, तो हर बंदे का इंटरेस्ट है, हर डीएमजी, हर ऑफिशियल का इंटरेस्ट होता है कि वो यहाँ पोस्ट हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे बैंक प्राइवेटाइज हो गए, जब जो जिनको पहले नेशनलाइज किया गया था,
ये अदारा भी उन्हीं के साथ प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए था। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कि इस तरह के अदारे को पब्लिक सेक्टर में चलाया जाए, मुनाफा अर्न करना, क्योंकि लाज़मी बात है भर्तियां जो इसके अंदर हुई है वो भी पॉलिटिसाइज्ड है। और शायद ये भी एक देखा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के अदारे होते हैं अगर वो 10 आदमी से चल सकते हैं प्राइवेट अगर सेक्टर में हो, तो हमारे यहाँ 100 आदमी को वहां भर्ती किया गया होता है और वो भी एक नुकसान दे रहा होता है अदारे के अंदर। अब आपने जो लास्ट बात की थी कि जी ये जो नैब के केस के अंदर जाना, मैं समझता हूँ जब तक इनको करार वाकई सजाएं नहीं मिलेंगी तब तक तो ये काम जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी जो है वो ये कहती है कि हर अदारा अपना इंटरनल विजिलेंस सेल बनाएगा जो कि इस चीज पर नजर रखेगा और इनकरेज करेगा विसल ब्लोअर को। तो जबकि यहाँ तो इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, जो वो ऑडिट एक सर्टेन पीरियड का होता है और सबसे बड़ा जो लूप होल है वो हमारा ऑडिट इस तरह है कि हमारी ऑडिट कैपेसिटी, मैंने एक खासकर हमने जो ऑडिट किया एक दफा पोस्ट मास्टर जनरल का जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें हमें ऑडिटर जो उनके लाहौर में बैठते हैं उन्होंने ये बताया कि हम 3 साल पीछे जा रहे हैं, और जो कि सब पूरे लोगों को पता था कि ऑडिटर जो है वो 3 साल पीछे जा रहा है। तो हमने ये देखा कि करप्शन करने वाले 2 साल करप्शन की और मुल्क से बाहर चले गए पैसे लेके। तो सेम इज हियर, यहाँ भी ये है कि ऑडिट रिपोर्ट जब आती है तो वो एक सर्टेन पीरियड की पीछे से आ रही होती है और लोगों को पता होता है कि करंट जो हम करप्शन कर रहे हैं वो पकड़ी जाएगी 2-3 साल बाद, तो वो करप्शन करके साइड पे हो जाते हैं। हर आने वाला चेयरमैन जो है उसको भी यही पता लेकिन होता है। आप जो जिस तरह कह रहे हैं सर, आपने जो हाईलाइट किए, हम यही चाह रहे हैं कि जो अगर नैब एक्शन ले इस मामले का, क्योंकि अगर बैड इन्वेस्टमेंट्स का मामला है, इंटरनल कंट्रोल्स का मामला है, ह्यूमन रिसोर्सेज, बार बार चेयरमैन की तैनाती का, जिसका चेयरमैन नैब ने खुद अपनी प्रेस रिलीज में तस्करा किया, हमने दिखाया है। फिर आपको एससीसीपी की कंप्लेंट्स दिखाते हैं हम, जो एससीसीपी को कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं, कंप्लेंट्स अगेंस्ट स्टेट लाइन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सिर्फ एक साल में अगर 2017 की बात करें तो 191 कंप्लेंट्स वहां मौसूल हुई हैं। फिर मोतसिब की तरफ आए तो वहां अलग कंप्लेंट्स जो कस्टमर्स लॉन्च कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अलग निशानदेहियां हो रही हैं और हर जगह लिखा जा रहा है कि आपकी सिस्टम सही नहीं है, इसलिए कंप्लेंट ज्यादा आ रही है। ख्वाजा नवेद साहब, क्या जाए, कारपेट बॉम्बिंग हम सुनते हैं, लफ्ज होता है, वो एक ऐसा एक्शन होना जी कि आप एक्टिविटी एकदम, ये तो नहीं कि बड़ा प्रॉफिटेबल इदारा है, बट वी नीड रिफॉर्म्स, लेकिन फौरी एक्शन क्या होना चाहिए ख्वाजा साहब? फौरी देखिए, पहला तो यही है कि नैब सेक्शन 19 का नोटिस दे के सारे जो जिम्मेदार है ना जी, तो इनको बुलवा ले। अब ये खुद बताएंगे कि करप्शन कहाँ हुई है, और एक दफा सेक्शन 19 का नोटिस चला जाए तो जो कर रहे हैं वो तो खैर पकड़े जाएंगे, जो नहीं कर रहे या करने वाले हैं वो भी अलर्ट हो जाएंगे जी। यही एक तरकीब है, यहाँ तो पनिशमेंट के सिवा और कुछ नहीं होता। अभी इस फौरी तौर पे यानी आप सेक्शन 19 के तहत इनको नोटिस दिए जाएं। अच्छा, एक नोटिस जो है वो जनवरी 18 का, वो प्रेस रिलीज मैं अगर पढ़ भी देता हूं आप लोगों के सामने, वो उस टावर के हवाले से है जिसके बारे में कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब ने इस्लामाबाद में 22 साल से जेर तामीर 22 मंजिला स्टेट लाइफ टावर की तामीर में बिला जवाज ताखीर का कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान और इख्तियारात गलत इस्तेमाल और फराइज में गफलत और नाअहली का सख्त नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया था। और चेयरमैन नैब ने हिदायत की थी कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि कौमी इदारा है, इसमें पॉलिसी होल्डर्स अपनी उम्र भर की जमा पूंजी इस मकसद के तहत जमा करते हैं कि इनको ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले बल्कि इनकी रकूम का जो सही और काबिल जो इस पर इस्तेमाल भी हो सके। लेकिन ये बर वक्त मुकम्मल किया जा रहा था मंसूबा, 22 साल जेर तामीर रहा। इसका इब्तदाई तखमीना 1.3 अरब था, फिर बढ़कर ये और 1.5 अरब तक चला गया। और यही सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लिखा गया इस टावर के बारे में कि द स्टेट लाइफ टावर लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हैज आल्सो बीन delayed due to poor contract negotiations, frequent changes in design resulting in cost escalations and cost and loss of rental income. Despite repeated recommendations by the committee, no progress has been made on either completion of the State Life Tower or on the renovation of a State Life Information Corporation building number 5. In light of this, the committee has recommended the standard contract agreements be drawn up and submitted to the committee for pursual as inefficient and poor contract negotiations and contract agreements have failed to account for maintenance and legal aspects of renting out the property. अजहर सिद्दीकी साहब, ये क्या मामलात होते हैं? कंस्ट्रक्शन 22 साल एक चीज को जेर तामीर रखना, क्या है ये मामलात? खांचे हैं, क्या होता है ये? देखें, एक तरीकाकार तो ये होता था पैसे खाने का कि आप प्रोजेक्ट ग्राउंड पे स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको पता है हमारे यहाँ मुल्क में डॉलर किस तेजी के साथ एस्केलेट करता है
और प्रोजेक्ट यानी एक जो चीज 100 रुपए की है वो 10 सालों में 10,000 रुपए की हो जाएगी अगर वही टाइमली मुकम्मल। और ये काम ना करना जो है ना, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन सेक्शन 9 के तहत भी आता है। दूसरा जो तरीकाकार है, ये शहनशाह आला, खादमे आला, अलहाज मियां शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ फैमिली या माफियाज ने शुरू किया। इन्होंने कोई फिजिबिलिटी नहीं, प्रोजेक्ट मार्केट में फ्लोट किया, पैसे लगाने शुरू कर दिए और PC1 एक नहीं 20 PC1, 10 PC1 बनाए ताकि आम आदमी समझे कि चीज 100 रुपए की है, हालांकि वो 1000 रुपए की है। टेंडरिंग आपने की नहीं है। और इसी तरह केस को जब वो अदालतों में चैलेंज होते हैं तो जाके कहते हैं जी पैसे लगा दिए। और मैं यही जद्दोजहद लेकर मेट्रो ऑरेंज में भी गया था कि ये अगर पैसे गलत लगा दिए हैं तो ये पैसे इनसे रिकवर होने चाहिए। एक प्रिंसिपल जो इमरान खान या इनकी गवर्नमेंट को वो तय करना चाहिए कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी हो और उस पर पैसा जितना लगा है वो जात से तसव्वुर हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लोग ऐसे हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी को ना छोड़ा जाए और उसमें जो भी सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं उनको किसी तरह से बख्शा ना जाए। एक दूसरा निजाम साथ आपको करना, पाकिस्तान में लगता है कि 14 साल तक की सजा जो नैब की है ना, ये बहुत थोड़ी है। आपको चाइना का मॉडल लाना पड़ेगा और सजाए मौत देनी पड़ेगी। यानी यहां जो नजर आ रहा है कि हर ईंट के नीचे करप्शन के पहाड़ हैं, छोटी मोटी करप्शन नहीं है। और इसका निजाम दूसरा जो साथ आपको रखना पड़ेगा कि आपके प्रोसेस, यानी यहां नैब के अंदर जो एक बात मैं, एक तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात मैं कर चुका हूं आपके सामने, दूसरा इसको मॉडर्नाइज तौर के ऊपर आपको फोरेंसिक में इनको स्टाफ ऐसा दें, जदीद टेक्नोलॉजी लेके आए नैब के पास। और दूसरा ये है कि पूरे का पूरे मुल्क का निजाम ऑटोमेटेड कर दें, कंप्यूटर पे डाटा अवेलेबल हो, कोई प्रोजेक्ट शुरू हो तो नैब को पूछना ना पड़े, मुझे ना पूछना पड़े, आपको ना पूछना पड़े, चीज सामने है अपने तय। जो कि सेक्शन 19 के तहत, 18 के तहत बुनियादी तौर पर नैब को 100 फुट जुरिस्डिक्शन है, या गवर्नमेंट कंप्लेंट फाइल करेगी या को आम आदमी आएगा। सही बात है। और आप सर, मैं तो तवक्को रखता हूं सिद्दीक साहब आप भी कंप्लेंट फाइल कर दे, कहीं जाके पिटीशन आपने फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया है, तो सर ये ऑडिट आप क्यों ना एक पिटीशन ही डाल दें कि आप स्टेट लाइफ के ऑडिट जो है इस वक्त हुआ जाए 10 साल के तमाम रेवेन्यू। मैं आपके प्रोग्राम में देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में 2 ऐलान कर देता हूं। चलें, पहली तो बात है, मैं ऑडिटर जनरल को 10 साल के ऑडिट के हवाले से अकाउंट्स मांगूंगा और मैं उन्हें साथ लिखूंगा। दूसरा मैं मामला ये है कि मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो टेस्ट केस बनाते हैं ना हमारे, वो शहबाज शरीफ साहब, खादमे आला, जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, वो रेफरेंस फाइल हो गया है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन गए, पहले खुर्शीद शाह या रेवड़िया बांटते रहे हैं, उनके पास भी मैं लिखूंगा। तीसरा वजीर आजम को भी मैं कहूंगा कि इसका बाकायदा अभी एक चैप्टर आपने छेड़ा नहीं है, तो आप स्टेट लाइफ के नीचे हाउसिंग सोसाइटी भी बनाई हुई है उन्होंने, और वहां भी खरबों रुपए की करप्शन है। वहां किस तरह प्लाटों की बंदरबाट हुई है, प्लॉट यानी प्ले ग्राउंड है, ग्राउंडें बेच दी, स्कूल बेच दिए, और किस तरह वहां बैठ के जो एक क्लर्क था या छोटे मोटे क्लर्क थे वो खरबपति बन गए। यानी ये सिर्फ इस हद तक बात नहीं चलती, ये वो इदारे हैं जिनके नाम पर मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, दिल खून के आंसू रोता है। पर ये सारी बात आज मैं देखिए, मैं शफान बाकी तो मैं प्रोग्राम में आता रहता हूं, लेकिन ये वाला जो इशू था जो छुप के बैठा हुआ था, जिस किसी को पता नहीं कि ये वो इदारा है कि यहां भी खरबों रुपए की करप्शन हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, दब के बैठे हुए ना। इस तरह के कई ऐसे इदारे हैं कि वो ये रखे होते थे खामोशी से एंजॉय करने के लिए, यानी ये एक मॉडल मिल गया था कि जो गवर्नमेंट अपना जवाब पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास नहीं जाने। इसी तरह मैं अगर हमारे जाफरी साहब से पूछूं, हमारे जाफरी साहब FIA भी इसकी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है क्या? मैं बहरहाल आपके प्रोग्राम में ये 2 चीजें हैं, मेरी आवाज अगर साहब तक नहीं जा रही है, और इन्वेस्टिगेशन इस केस की कर रही है। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैंने चीज पाकिस्तान से भी गुजारिश की है कि इस मामले में आज खुद नोटिस लिया जाए, और जहां तक कंप्लेंट है, यार मैं पहले जो हम बात कर रहे हैं तो 65% ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो इनके पास है। अच्छा, इसमें अभी आपने जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। देखिए, होता ये है, ये पैसे कहां से कमाते हैं?
ये पैसे कमाते हैं इन्वेस्टमेंट्स करके। अच्छा, इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं। इत्तेफाक से हमारे यहाँ इस चीज को सिकट रखा जाता है कि इदारे जो है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब उसके जो पीछे मैलाफाइडी होती है वो यही होती है। ये आवाज में डिस्टॉर्शन है कोई, मेरा ख्याल है। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है। जो मैलाफाइडी है इसके अंदर वो, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैलाफाइडी है वो ये है कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट नहीं रखेंगे तो वो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां उनका ज़ाती फायदा होगा, अपने इंटरेस्ट वॉच करेंगे। उसके अलावा आपने जो 2 लफ्ज़ यूज़ किए, मैं उसको लेके चलूंगा और फिर मैं एफआई का जिक्र करूंगा इसके अंदर। ये जो लफ्ज़ है ना फोरेंसिक ऑडिटिंग, वो क्या होती है? ऑडिटर्स सी बियॉन्ड नंबर्स। आमतौर पे ये चार्ट अकाउंटेंट्स और ये जो लोग होते हैं, जब आपसे इनकी ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं तो ये नंबर्स को पूरा कर देते हैं, लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग ये होती है कि वो मनी ट्रेल्स को देखते हैं। मैं समझता हूँ इसमें एफआईए का बहुत अहम रोल है। इसमें न सिर्फ करप्शन हुई है बल्कि वो जो आपने कहा ओमिशन और कमीशन वो एक्ट भी हुए हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात यह कौम का नुकसान है। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि लोगों का इत्तेमाद उठ रहा है इंश्योरेंस बिजनेस से। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में जो इंश्योरेंस का बिजनेस है बूमिंग बिजनेस है इस वक्त, और उसको जब तक हम अपने उन इदारों में इंट्रोड्यूस, जैसे अभी आपने हेल्थ की बात की है, मुझे बताएं अगर 10 फ्रॉड वहां पे हो गए मजीद और लोगों को पैसे ना मिले तो कौन जाएगा इनके पास? ये चैलेंज है, ये बैड गवर्नेंस है। आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, अहमद जाफरी साहब का भी।